सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, स्लैब के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है। सो देखो स्लैब कैसे काम करता है, समझो। इसमें हम पढ़ते हैं लैटरल शिफ्ट क्या होता है। मान लो ये एक स्लैब है, मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। इंडेक्स है म्यू, और इसकी थिकनेस जो है वो मान लेते हैं, इसकी विड्थ जो है वो डब्ल्यू है, इसकी विड्थ है डब्ल्यू, इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं डब्ल्यू है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है, एयर इधर है, एयर इधर है, एयर में रखा हुआ है। मान लो यहां से एक लाइट गिरती है, and this angle is angle of incidence I। ये लाइट गिरती है, होगा क्या, ये लाइट बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, ये लाइट बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, ठीक है ना। फिर ये लाइट गिरेगा यहां पर, और फिर ये लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हम जानते हैं अगर ये I है और ये R है, हम कल प्रूव कर चुके थे, 1 sin I is mu sin R, 1 sin I is equal to mu sin R, और म्यू साइन, और अगर ये R है तो ये भी R होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब यहां क्या लिख देंगे, मान लो ये एंगल E है, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो क्या लिख देंगे, म्यू साइन R इस रिफ्रैक्शन के लिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 sin E। इसका मतलब क्या हो गया, जरा देखो, ये इसके इक्वल, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, सो A इज इक्वल टू C, दैट मीन्स sin I इज इक्वल टू sin E, सो I इज इक्वल टू E। यानी ये जिस एंगल पर इस नॉर्मल के साथ गिरा था, उस नॉर्मल के साथ उसी एंगल पे निकल जाएगा। इसका मतलब हुआ दे आर पैरेलल, दिस लाइट एमर्जेस पैरेलल टू इट्स ओन डायरेक्शन। ये इंसिडेंट रे और जो दो रिफ्रैक्शन के बाद रे निकलेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, दे आर पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन था वो ऐसे उठ के यहां आ गया, रोटेट नहीं हुआ, रोटेट नहीं हुआ। इसका मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन इज जीरो, एंगल ऑफ डेविएशन इज जीरो, नेट एंगल ऑफ डेविएशन इज जीरो। These two are emergent ray is parallel to the incident ray। लेकिन यहां एक ट्रैक का शिफ्ट तो हुआ है, यहां एक ट्रैक जो है, ट्रैक जो पटरी था, जो ट्रैक था उसका शिफ्टिंग तो हुआ है। ये पैरेलल लाइन उठ के यहां आ गया, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। बट देयर इज शिफ्ट इन द ट्रैक, इसकी ट्रैक शिफ्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, हम यहां से एक ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, हम यहां से एक ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। अरे इसका नाम हम दे दे P, इसका नाम दे दे Q, इसका नाम दे दे R, इसका नाम दे दे S। सो QS इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, QS। सो लैटरल शिफ्ट होगा दैट इज इक्वल टू QS। द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दिस लैटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल I and R। हाउ टू गेट दिस लैटरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ एंगल I and R। ठीक, क्वेश्चन समझ रहे हो, लैटरल शिफ्ट हो गया, जिस रे को इस तरह से जाना था वो यहां शिफ्ट हो, यहां आ गया। तो अब हम निकालते हैं इसमें कितने का शिफ्ट हो रहा है, लैटरल शिफ्ट कितना हो रहा है। देखो हमको ये विड्थ पता है, ये म्यू पता है। सबसे पहले अगर हम लैटरल शिफ्ट निकालना चाहते हैं फ्रॉम ट्राइंगल PQS, फ्रॉम ट्राइंगल PSQ, देखो PSQ फ्रॉम द ट्राइंगल PSQ, और हम इस ट्राइंगल से इसको निकालना चाहते हैं, शिफ्ट को, लैटरल शिफ्ट को, तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको PQ की टर्म्स में कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो, ये पूरा एंगल कितना था,
ये पूरा एंगल कितना था, आई, ये पूरा एंगल था आई, सही है। देखो ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है, ये एंगल आई है, इसके अपोजिट एंगल भी आई होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। दिस एंगल इज आई माइनस आर, क्योंकि ये जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ एंगल क्या बना रहा है, आर, जबकि ये जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ कितना बना रहा था, आई, तो ये जो लाइन है वो इसके साथ कितना बनाएगा, आई माइनस आर। तो क्या इस ट्रायंगल पी क्यू एस में, क्या इस ट्रायंगल पी एस क्यू में हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स QS by hypotenuse is PQ। तो क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं that QS is equal to PQ times of sin I minus R, PQ times of sin I minus R। Now the question is, what is PQ? The question is how to get PQ. I know that from this triangle, from triangle PRQ, from triangle PRQ, this V3W, I can get cos R is equal to, cos R is equal to, I can write cos R is equal to, हम लिख सकते हैं PR by PQ, that means W by PQ। यहां से PQ की वैल्यू आएगी, यहां से PQ की वैल्यू आएगी W by cos R। Place it here, so I would get QS, that is the lateral shift, is equal to W by cos R times of sin I minus R। W by cos R times of sin I minus R। This is the QS in terms of angle of incidence and angle of reflection, refraction, and I and R are related। I और R में रिलेशन होता है, देखो I और R में रिलेशन होता है, क्या, यहां से I और R में रिलेशन निकल सकता है। अब समझो इस बात को, लैटरल शिफ्ट का, अगर I की वैल्यू 0 हो जाए, अगर I की वैल्यू 0 हो जाए तो R की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। बताओ, अगर I की वैल्यू 0 तो R की वैल्यू भी 0, तो ये 0, ये एंगल भी 0, तो QS कितना आएगा, 0 आएगा। yes। इसका मतलब क्या है, नो शिफ्टिंग, इसका नो शिफ्टिंग। कहने का मतलब अगर लाइट ऐसे गिरता, कैसे, along द नॉर्मल, I 0 होने का मतलब क्या है, लाइट इज फॉलिंग along द नॉर्मल, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, और वो स्ट्रेट निकल जाएगा, जिस ट्रैक पे था उसी ट्रैक पे निकल जाएगा, कोई शिफ्ट नहीं होगा। दूसरा, इफ I इज 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या हुआ, ऐसे गिरेगा, ऐसे टेंजेंशियली गिरेगा, सरफेस के पैरेलल। अगर लाइट जो है वो सरफेस के पैरेलल गिरेगा तो क्या होगा, देखो, when I is 90, R is what, यहां डाल दो 90, यहां डाल दो 90, when I is 90, what is the value of, तो क्या होगा, सिंपल, चलो, when I is 90, then what would you get here, mu sin R is equal to 1, mu sin R is equal to 1। अगर I की वैल्यू 90 दे दें तो R की वैल्यू मान लेते हैं R है, तो क्या लिख दें QS की वैल्यू, W by cos R टाइम्स ऑफ sin 90 डिग्री माइनस R, W by cos R टाइम्स ऑफ, अगर I की वैल्यू 90 है, उस समय जब ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है, जब ये 90 डिग्री पे फॉल करेगा और ये R पे बेंड करेगा, तो यहां लिखेंगे cos R और यहां क्या देंगे 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर इज कॉस आर, तो ये और ये कट जाएगा, वुड यू गेट W। इसका मतलब क्या है, अगर लाइट ऐसे गिरेगा, ऐसे टेंजेंशियली,
तो यहां से बेंड करेगा और फिर टेंजेंशियली निकल जाएगा, यानी अपर सरफेस को ग्रेज करता हुआ गिरेगा और लोअर सरफेस को ग्रेज करता निकल जाएगा। तो उस केस में डेविएशन डब्ल्यू होना चाहिए, वो भी करेक्ट है। तीसरी चीज, अगर मैं आई के साथ क्यूएस का ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा आएगा वो देखो। अगर मैं आई के साथ क्यूएस का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा। अगर मैं लैटरल शिफ्ट का ग्राफ प्लॉट करूं विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल, ऐसा आता है। देखो, जब आई की वैल्यू जीरो तो लेटरल शिफ्ट भी जीरो, जब आई की वैल्यू जीरो लेटरल शिफ्ट भी जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। जब आई की वैल्यू 90 डिग्री तो लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कितनी, डब्ल्यू। एग्रीड? ठीक है, ओके। अब समझो, अगर एंगल जीरो ना हो लेकिन बहुत छोटा हो, इफ आई इज वेरी स्मॉल, आई टेंड्स टू जीरो, इफ आई इज वेरी स्मॉल, आर भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा जी। व्हेन आई इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत छोटा होगा। उस केस में तुम्हारा क्यूएस क्या हो जाएगा बताओ। उस केस में लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, डब्ल्यू बाय कॉस आर, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज 1 अप्रोक्सीमेटली, कॉस ऑफ वेरी स्मॉल व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा इज 1। साइन को क्या लिख दोगे, साइन थीटा इज थीटा, तो आई माइनस आर होगा। रिप्लेस दिस बाय 1 एंड रिप्लेस दिस बाय एंगल। जब थीटा बहुत छोटा होता है कॉस थीटा 1 होता है और साइन थीटा थीटा ही होता है। अब इसको क्या लिख दो, देखो इसको लिख दो इस तरह से, W बाय W टाइम्स ऑफ I लिख दो इंटू 1 माइनस R बाई आई। सही है, W टाइम्स ऑफ I इंटू 1 माइनस R बाई आई। सही है। अब ये बताओ, अगर थीटा बहुत छोटा होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे I, इसको लिख देंगे R। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, म्यू 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R। बिकॉज I और R बहुत छोटा है तो लिख देंगे I इफ I एंड R आर स्मॉल। यहां लिखता हूं मैं, देखो अगर I और R स्मॉल है, इफ I एंड R आर स्मॉल, तो क्या हम लिख दें इसको, I इज इक्वल टू साइन I की जगह I और साइन R की जगह R, म्यू इंटू R, यानी R बाई I इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई म्यू। R बाई I इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो इसको मैं क्या लिख दो, कैन आई राइट दिस एज ओमेगा इंटू I टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। सही है। अगर I बहुत छोटा होगा, when I is very small, can I write R by I as, according to Snell's law, R by I as sin R by sin I? Can I write I by R और R by I as sin R by sin I? That is 1 by mu. सही है। सर, हाँ सर जब एंगल छोटा लेंगे तो फिर तो नॉर्मल इंसिडेंस ही होगी ना। हाँ, नॉर्मली है। हाँ, तो फिर लैटरल शिफ्ट तो जीरो हो जाएगी। अरे एंगल छोटा होने और जीरो होने में फर्क होता है। 0 बाय 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड।
10 to the power minus 26 by 10 to the power minus 26 कितना होता है? 1 होता है। जबकि 10 पर माइनस 26 का मतलब समझो 1 बाय 10 टू पावर 26 लगभग 0 है ना? दोनों में बहुत फर्क होता है। जीरो होना, एग्जैक्ट जीरो होना और नियरली जीरो होना अलग अलग चीज है। एग्जैक्ट जीरो होना मतलब जीरो है, नॉर्मल है, आस पास है जीरो के, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, वहां ये काम आता है। ये देखो, इसका मतलब समझो QS और I का ग्राफ, QS और I ये जो ग्राफ है ये क्या है? QS। लैटरल शिफ्ट को मैंने किस चीज से डिनोट किया डायग्राम में? QS वर्सेस I के ग्राफ में, QS वर्सेस I के ग्राफ में जब एंगल बहुत छोटा है, मतलब यहां पर जब तुम हो, इसके पास हो, किसके पास? ओरिजिन के पास हो, तो वो ग्राफ इस टाइप से बिहेव कर रहा है। ये देखो यहां पर W कांस्टेंट है, 1 माइनस 1 बाई म्यू भी कांस्टेंट है, यानी नियर ओरिजिन, ओरिजिन के पास लेटरल शिफ्ट किस फॉर्म में है? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ओरिजिन के पास लेटरल शिफ्ट स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx, तो ये है लेटरल शिफ्ट y कोऑर्डिनेट, और यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय x कोऑर्डिनेट I के। यानी कि अगर हम यहां पर इसका एक छोटा सा टुकड़ा लें ग्राफ का, अगर ओरिजिन के पास हम ग्राफ का एक छोटा सा टुकड़ा लें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू W टाइम्स ऑफ, विच टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो यहां अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, अगर आप ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा tan थीटा, जिसको हम स्लोप कहते हैं, किसके इक्वल होगा? W टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ओरिजिन के बहुत पास, ओरिजिन के बहुत पास जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप, m इज गिवन बाय स्लोप इज w टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। समझ रहे हो? यस। लिखो इसको। अगर मैं तुमसे कभी एक क्वेश्चन पूछूं, इमेजिन करना, मैं तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे दूं, लेटरल शिफ्ट और एंगल ऑफ इंसिडेंस बीच में ग्राफ दे दूं, मैं तुम्हें ये वैल्यू दे दूं, मैं तुम्हें ये वैल्यू दे दूं, ये वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं 0.002 मीटर, मैं तो ये वैल्यू दे रहा हूं 0.002 मीटर। ये ग्राफ जो है लेवल्ड ग्राफ दे दो, लेवल्ड ग्राफ मतलब उस ग्राफ को मैं दे दूं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यहां दिया हुआ है 0.002 मीटर। मैं तुम्हें ये एंगल दे दूं, द टेंजेंट ड्रॉन एट ओरिजिन, इस ग्राफ पे अगर आप ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं दिस टेंजेंट इज मेकिंग एंगल ऑफ, सपोज दिस टेंजेंट इज मेकिंग दिस स्लोप, दिस इज मेकिंग, I am giving you this theta is, this is 0.002 meter and theta is suppose 37 degree. What is the refractive index? कैसे निकालोगे? Find refractive index. तो स्लोप पता है tan 37 डिग्री मतलब 3/4, तो स्लोप पता है। स्लोप किसके इक्वल होता है? W इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, और W की वैल्यू, ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की वैल्यू है, जो जब एंगल होता है 90 डिग्री, वो W है। तो tan थीटा पता है, W पता है, तो म्यू निकल जाएगा ना? यस। एग्रीड? यस। अगर मैं तुमसे ये पूछूं
इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब ये एंगल आई है, व्हाट इज द टाइम फॉर विच द लाइट ट्रेवल्ड इन स्लैब? टाइम टेकन by the light to cross the slab. कैसे निकालोगे? For एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो तुम जानते हो टाइम टेकन का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बताओ? PQ। लाइट कितने स्लैब के अंदर ग्लास में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? PQ। किस स्पीड से किया? C/μ। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय μ। अब PQ निकालना है। PQ है W/cos r। PQ है W/cos r डिवाइडेड बाय C/μ। अब cos r कैसे निकालेंगे? I के टर्म में cos r निकाल सकते हैं। 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन r। यहां से साइन r निकल जाएगा। जब साइन r पता है तो cos r कितना हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर r, दैट इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर r मीन्स क्या हो गया बताओ? साइन स्क्वायर आई। देखो साइन स्क्वायर r मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर i बाई म्यू स्क्वायर। यही ना? कुछ भी आपको रिमेंबर नहीं करना है, समझना है। आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला मतलब ये बस प्रोसेस चलोगे सब बन जाएगा। ये है। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में आई के टर्म्स में पूछ दे टाइम टेकन, या हो सकता है कि आई की वैल्यू दे दे, म्यू की वैल्यू दे दे, और ये बहुत अच्छा सा एक एंगल चला है 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, पर टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है? लिख लो। जैसे बुक्स का स्टैक होता है उसी तरह से कुछ स्लैब के स्टैक्स रखे हुए हैं। मान लो एक और स्लैब ले लो, इस तरह से ले लो। इसका भी थिकनेस मान लेते हैं Δx। यहां पर एयर है, यहां ही मान लो एयर ही है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी है 1.5, इसकी है 2 और इसकी है 2.5। अब क्या होता है, यहां से एक लाइट गिरता है इस तरह से, यहां पे एक लाइट गिरता है इस तरह से एट सम एंगल से थीटा। यहां एक लाइट गिरता है थीटा पे, तो क्या होगा? एयर से डेंसर में जा रहा है, बेंड कर जाएगा। सही है ना? मान लेते हैं ये एंगल बनाता है R1, या इसको मान लो ये एंगल है I, ये है θ1, तो क्या ये भी θ1 बनेगा? बनेगा जी? अब मान लो यहां के बाद फिर से ये क्या है, रेयर से डेंसर जा रहा है, ये बेंड करेगा, ये पहुंचा यहां पर, ये एंगल था मान लेते हैं θ2, तो ये हो जाएगा θ2। फिर ये यहां से बेंड करेगा इस तरह से, ये पहुंचेगा यहां पर, ये θ3, ये θ3, और फिर ये लास्टली क्या होगा? एयर में निकल जाएगा, एग्जिट करेगा। तो मान लो एयर में जब ये निकलेगा तो अब ये क्या करेगा? नॉर्मल से, अभी तक ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा था, अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, और मान लो ये जो है एंगल, ये हो गया E।
तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? हम पहले रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं? 1 sin i इज इक्वल टू 1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin θ1, μ1 sin θ1। सही है? एग्रीड? सेकेंड रिफ्लेक्शन में क्या लिखेंगे? μ1 sin θ1, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। थर्ड, यहां जब होगा रिफ्रैक्शन तब क्या लिखेंगे? μ2 sin θ2 μ3 sin θ3। और फिर यहां क्या लिखेंगे? μ3 sin θ3 इज इक्वल टू, फाइनली यहां पर कितना है? 1 है, 1 sin e। अब समझो, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू e, सो a इज इक्वल टू e। और यू कैन से एनी ऑफ द टू इज सेम, सब इक्वल है। हर मीडियम में एक चीज कांस्टेंट आ रहा है, क्या? म्यू इन द मीडियम इंटू साइन थीटा इन द मीडियम इज कांस्टेंट। म्यू साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन हर मीडियम में सेम आ रहा है। एग्रीड? यस सर। तो आपको इससे मतलब नहीं कि आप बीच का अगर हम मिस भी कर दें, पैरेलल स्लैब रखे हुए हो, हम ये नहीं भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते थे, हम इसको सीधे इक्वेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब 2-3 चीजें समझ लो। पहला है म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा, म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा, ठीक? यानी किसी भी मीडियम पे, किसी एक पॉइंट पे म्यू साइन थीटा पता है तो म्यू भले वेरी कर रहा हो, थीटा भी वेरी करेगा, बट म्यू साइन थीटा हर जगह सेम आएगा। दूसरी बात, अगर पहला और लास्ट मीडियम सेम है, या कोई भी 2 मीडियम सेम है, उनमें थीटा भी सेम होगी। अगर यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, तो यहां i था तो यहां पर e है, तो i इज इक्वल टू e होगा ना? होगा ना? यानी लाइट अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, या बीच में भी कोई मीडियम अगर सेम होता, ये और ये मीडियम अगर सेम होता, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होता, यानी ये और ये रे आपस में पैरेलल होते। I इज इक्वल टू ई, याद रखना। इन सेम मीडियम, इन सेम म्यू, वी गेट सेम थीटा, यानी दीज रेज आर पैरेलल। तो ये अगर यहां पर है, बीच में कैसे भी ये 2 रहा हो, 3 रहा हो, 4 रहा हो, से मतलब नहीं है, ये कुछ भी रहा हो, ये जब अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, ये और ये आपस में पैरेलल निकलेंगे। दिस इज पैरेलल, E इज इक्वल टू I, दैट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। दिस वुड emerge पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तीसरा, क्या ये रे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है? इज दिस रे गोइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन? ऐसे आया, यहां से बेंड किया, ऐसे गया, फिर बेंड किया, ऐसे गया, फिर बेंड किया, ऐसे गया। ये कुछ पॉलीगन जैसा बना रहा है ना? बना रहा है पॉलीगन जैसा। अगर हम इस डेल्टा एक्स को पतला कर दें, इस पॉलीगन का लेंथ भी क्या होगा? कम हो जाएगा। देखो, ये अभी इस तरह से जा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा पतला कर दूंगा तो हो सकता है ये इस तरह से जाएगा, और मैं इसकी थिकनेस घटा दूं, ऐसे ऐसे जाएगा। सही रहो ना? जब मैं इसको इतना पतला कर दूं, ये डेल्टा एक्स बन जाए dx, जब लेफ्ट टू राइट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही है, समझना इस बात को, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ एक्स हो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट
किसी फंक्शन में वेरी कर रहा हूं तो ये तुमको टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन के टुकड़े टुकड़े इस टाइप से, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये घटते घटते क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। इफ म्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, लाइट ट्रेवल्स ऑन ए कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री, समझ रहे हैं? अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता तो हम ये निकाल सकते हैं ये किस रास्ते, ये जिस रास्ते पे चलेगा इस टाइप से, ये इस टाइप से चलेगा, दिस इज द पाथ ऑफ दैट लाइट, दिस इज द पाथ ऑफ दैट लाइट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ, लोकस या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द लाइट। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, बट उसको बताएंगे तो उस दिन ऑप्शनल क्लास रख देंगे, ताकि तीसरा, ये तो हो गया थर्ड। चौथा पॉइंट, अगर मैं इसको 2 की जगह 3 बना दूं, अच्छा एक चीज ये बताओ, ये लाइट यहां पर गिरा, ये निकला, तो दोनों आपस में पैरेलल है। ये लाइट, इनिशियल लाइट ये था, फाइनल लाइट ये है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, बट दोनों के बीच में एक शिफ्ट तो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं ना। अब ये बताओ, अगर मैं उस 2 को, अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 को रिप्लेस कर दूं और 3 से, म्यू इक्वल टू 3, तो क्या ये दोनों अभी पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या लैटरल शिफ्ट चेंज होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? सर फाइनल वाला जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इनिशियल वाला वो सेम ही है ना। देखो, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, I इक्वल टू E तो होगा, चाहे बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हो घटा हो कुछ भी हो, बस पैरेलल स्लैब होना चाहिए। I इक्वल टू E तो हमेशा होगा जब तक पैरेलल स्लैब रखें। लेकिन जो इसका लैटरल शिफ्ट है ना, वो इनके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? एक पर्टिकुलर स्लैब में जब लाइट गिरता है, एक पर्टिकुलर स्लैब में जब लाइट गिरता है, वो कितना लैटरल शिफ्ट होता है। देखो, अगर मेरे पास ये एक स्लैब है, समझना, इस स्लैब में अगर लाइट गिरा और इस तरह से गया, ये एयर है, ये भी एयर है, हमको ये नहीं पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये I है तो ये भी I ही होगा। सही है? yes. लेकिन हम बिना इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जाने इसका लैटरल शिफ्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये लैटरल शिफ्ट है ना, वो म्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, ये इस म्यू पे डिपेंड नहीं करता है। समझना इस बात को, कितना ये इसको शिफ्ट करेगा वो म्यू पे डिपेंडेंट। हम निकाल के ये किए थे, देखे थे, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा बेंड होगा। समझ रहे हो ना? तो समझिएगा इस बात को। अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 और μ3 और कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज चेंज्ड, स्टिल I इज इक्वल टू E। अगर पहला और लास्ट एयर है, सेम मीडियम है, फर्स्ट एयर है लास्ट भी एयर है, तो म्यू वुड रिमेन सेम, मीन्स डेल्टा इज, डेविएशन इज स्टिल 0, इंसिडेंट और इमर्जेंट अभी भी पैरेलल होगा, बट लैटरल शिफ्ट वुड चेंज। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि लैटरल शिफ्ट μ1 μ2 और μ3 पर डिपेंड करेगा। अलग अलग वैल्यू ऑफ μ1 μ2 μ3 के लिए शिफ्ट जो है वो अलग अलग आएगा, शिफ्ट जो है वो क्या होगा, अलग अलग आएगा, लेकिन अभी भी पैरेलल तो हर केस में होगा। तो पैरेलल तो है कि नहीं है, इसके लिए तो हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए चाहिए, किसके लिए, लैटरल शिफ्ट चेंज होगा। ठीक है?
आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, पिछले साल का, पिछले साल का एडवांस आईआईटी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर से बता रहा हूं, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कुछ फॉर्मूले याद करके और रट के बैठ जाएं। पढ़ने का मतलब ये है कि जो पढ़ लिया उससे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई क्वेश्चन आए और मुझसे ना बने। इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा। पढ़ाई का मतलब यही होता है, खासतौर से अगर आप आईआईटी की तैयारी करने की क्लेम कर रहे हैं तो याद रखिएगा, μ1 μ2 μ3 को चेंज करने से आपका लैटरल शिफ्ट चेंज होगा, लेकिन डेविएशन अभी भी जीरो रहेगा, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो। लिखो पहले इसको। अब देखो, चूंकि हम यहां इतना कुछ बताए हैं, मेहनत किए हैं और पढ़ाए हैं, इस डायग्राम को तुम समझ रहे हो थोड़ा मोड़ा, तो अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। और किसी को लगे कि वो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है या लगे कि वैसे डिफिकल्ट है नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल होता है, तो उसको अभी बस सुन लो, क्योंकि हम उसको फिर बता देंगे बाद में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं समझो, हम अब टुकड़ों टुकड़ों को कंटिन्यूअस बना रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां एक मीडियम रखा हुआ है और यहां पर एक मीडियम रखा हुआ है इस तरह से। ये एक मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस मीडियम की मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक मीडियम रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहां पर एयर है। इसकी खासियत क्या है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स दी हुई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। इसका वैल्यू दिया है √4x² + 1। समझ रहे हो उसका मतलब, √4x² + 1। इसका मतलब क्या हुआ, x = 0 पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, x = 0 पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, 1। और x = 1 दोगे 5 हो जाएगा, √5। x = 2 दोगे तो हो जाएगा √17। चेंज हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ओरिजिन पे ऐसे जो बोलते ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग का मतलब है ये हो गया यहां पे नॉर्मल, ये लगभग 90 डिग्री पे, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस एट ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस एट द ओरिजिन। जैसे 89.99 डिग्री, 89.999 डिग्री, लगभग 90 डिग्री पे यहां पर ये लाइट गिर रहा है ओरिजिन पे। तो क्या होगा, यहां अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या इस पूरे लाइन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है कि नहीं, क्योंकि सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। यस, उसी तरह से इस पूरे लाइन पर भी सेम है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा है, बट है यहां भी पूरी तरह सेम। तो हम मान सकते हैं इसमें भी बहुत सारे स्लैब्स हैं, इसमें भी बहुत सारे स्लैब रखे हुए। एक स्लैब यहां रखा है, दूसरा स्लैब यहां रखा है, तीसरा स्लैब यहां रखा है, जो हमारे इस केस में था, जो कि हमारे इस केस में था। हर एक स्लैब की थिकनेस कितनी है, dx, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोली ग्रेजुअली इसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही, बढ़ रही है। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये जब यहां पे गिरेगा तो जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा ये नॉर्मल की तरफ झुकता जाएगा, झुकेगा ना जी। यस, जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, ये नॉर्मल तरफ झुकता जाएगा। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो इस इक्वेशन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस कर्व पे, उसका नाम देते हैं लेट द पॉइंट बी x, y। हम यहां एक पॉइंट ले लेते हैं
जिसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। अब ये बताओ, यहां पर ये नॉर्मल था, इसके साथ आप कितना बना रहे थे 90 डिग्री। क्या हम कह सकते हैं म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट एवरीवेयर? कोई भी स्लैब ले लो, वहां म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्यों? ये पैरेलल स्लैब्स हैं, सही है ना? यस सर। सबसे पहले म्यू की वैल्यू थी 1, यहां म्यू की वैल्यू थी 1, साइन 90 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू, इस पॉइंट पर अगर ये रे कितना बना रहा है नॉर्मल के साथ, इस पॉइंट पर अगर ये रे कितना बना रहा है थीटा, तो क्या लिख सकते हैं म्यू एट दैट पॉइंट इंटू साइन थीटा, लिख दें। जी सर। देखो वही चीज कर रहे हैं जो अभी किए थे, बस फर्क ये है कि पहले स्लैब की थिकनेस थी यहां से यहां कांस्टेंट, सडन चेंज, फिर यहां से यहां कांस्टेंट, सडन चेंज, फिर यहां से यहां कांस्टेंट। अब क्या है, ग्रेजुअली हर एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में भी चेंज हो रही है। ये है एसेंस ऑफ कैलकुलस। जब हम अभी 11th का बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कैलकुलस का इस पर बहुत रिफाइंड और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर जो है लेंगे। कैलकुलस ऑफ फिजिक्स, कैलकुलस रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, उसमें मैथमेटिकल नहीं, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, कहां से कैलकुलस का जन्म हुआ है, या तो उसको अटेंड कर लेना या यूट्यूब पे बाद में देख लेना, तुमको बहुत काम आएगा। यहां देखो, इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये कर्व कितना बना रहा था नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ कितना बना रहा था थीटा, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, सही है ना? तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, साइन थीटा घट रहा है ना, ये नॉर्मल की तरफ झुकता जा रहा है ना, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, झुकते जाएगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव बढ़ रहा है ना, होगा। अब अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, याद रखना, कैलकुलस का यह कहना है कि किसी भी कर्व में, किसी भी पॉइंट पे जो थीटा होता है वो होता है dy बाई dx। किसी भी ग्राफ में, किसी भी पॉइंट पे जो ग्राफ होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। tan थीटा क्या होता है किसी पॉइंट पे, वो ग्राफ जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस ग्राफ के अलोंग जब जाओगे तो उसका dy बाई dx, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमको इस साइन थीटा से पहले क्या निकालना होगा, tan थीटा निकाल लेते हैं। व्हाट इज tan थीटा? अगर साइन थीटा ये है तो tan थीटा होगा 1 बाय 2x होगा। ये है p बाई बी, p बाई h, हमें क्या निकालना है p बाई बी, 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस 1 2x, सही है? यस सर। अब इस tan थीटा को लिख देते हैं हम dy बाई dx, क्योंकि हम इस पाथ का इक्वेशन चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पाथ। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा को अकॉर्डिंग टू कैलकुलस एट एनी पॉइंट tan थीटा इज डिफाइंड एज dy बाई dx। ये ग्राफिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट। dy बाई dx इज 1 बाई 2x। एग्रीड? यस सर। तो यहां से आ जाएगा dy इज इक्वल टू dx बाई 2x, सही है? सही ना? जी सर। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पे ये गिरा था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
जिस पॉइंट पे ये फॉल किया था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें log x आएगा 1/x log x, इसका मान लेते हैं 2,0 या 2,0 ही मान लेते हैं, चलो 2,0, मतलब ये कहीं यहां पर फॉल किया, ओरिजिन कहीं यहां पर था, ओरिजिन कहीं यहां पर था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो, जब x की वैल्यू 0 है, सॉरी जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 थी, जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू y होगी, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x dx? log x, 2 से लेकर के x तक, तो y का वैल्यू कितना आ जाए बताओ? हाफ log x/2 होगा, log x माइनस log 2, log x माइनस log 2, log ऑफ x/2। खैर देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस फंक्शन को कुछ भी दे सकते हैं, हम म्यू एज फंक्शन ऑफ x कुछ भी दे सकते हैं, sin x cos x tan x e to the power x ln x x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब माइनस 1 1 प्लस x स्क्वायर का रूट या 1 प्लस 1/x स्क्वायर का रूट, हम कुछ भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम फंक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम प्रोसेस का। प्रोसेस समझो कि क्या हो रहा है, ये भी हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। दिस इज मेड ऑफ थिन स्लैब्स। एक स्लैब यहां है एकदम पतला, जितना सोच सकते हो उससे भी पतला स्लैब है। एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब, इस तरह से स्लैब्स हैं। और मेन चीज है म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। पहला स्टेप म्यू साइन थीटा कांस्टेंट करके निकाल लो, साइन थीटा को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एक्स जो भी है। दूसरा, अब इससे निकाल लो टेन थीटा, साइन थीटा निकल जाएगा स्नेल्स लॉ से। फर्स्ट को इक्वेट कर दो किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी किसी पॉइंट x, y पे। फर्स्ट दिया होगा 1 sin 90, इसको इक्वेट कर दो म्यू साइन थीटा, वेयर म्यू इज म्यू एट एनी पॉइंट एंड थीटा इज थीटा एट दैट पॉइंट। यहां से साइन थीटा निकल जाएगा, उससे टेन थीटा निकाल दो। साइन थीटा से तुम जो है टेन जो है निकालना जानते हो, इसको डी बाई डी एक्स से इक्वेट कर दो, उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है टू गेट। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, ये पढ़ाई नहीं है क्योंकि इस पर हम एक स्पेशल क्लास लेंगे। मतलब हम सबको कैलकुलस में अभी नहीं डालना चाहते हैं, कुछ बच्चों के लिए लेंगे, अगर वो मतलब वो ऑप्शनल हो, हम पहले बता देंगे, जिसको करना है करेगा, जिसको नहीं करना वो छोड़ भी सकता है। एडवांस में ये सब पूछता है, ठीक है। खैर जो भी है, प्रोसेस ये होता है। प्रोसेस समझो, मैथमेटिक्स तो कैलकुलस पढ़ोगे, मैथ में सब समझ जाओगे। पहले इसको नोट करो। मैंने कहा कि देखो यहां पर इस तरह से स्लैब्स थे। जैसे पहला स्लैब था एयर का स्लैब, और यहां पर कहीं पर, तो यहां पर ये कैसे गिरा था, इस टाइप से गिरा था। कितने पे? 90 डिग्री पे। तो एक मीडियम में पता चल गया म्यू, एक मीडियम में पता चल गया 1 sin 90। अब चूंकि हर मीडियम में ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। एक मीडियम में हमको म्यू भी पता है 1 और थीटा भी पता है, तो म्यू साइन थीटा निकल गया। अब किसी भी मीडियम निकाल सकते हैं। अब हमने कहा कि यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और मानते हैं कि लाइट यहां पर इस तरह से गया, नॉर्मल के साथ कितना बनाया? थीटा। तो इसको इक्वेट कर देते हैं यहां से, इसको इक्वेट कर देते हैं 1 sin 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ दिस स्लैब, म्यू ऑफ दिस स्लैब। ये स्लैब कौन सा है? x और x प्लस dx के बीच का स्लैब है, x और x प्लस ds के बीच का स्लैब है। उसका म्यू एज फंक्शन ऑफ x इंटू साइन थीटा एट दैट पॉइंट। तो इससे हमको साइन थीटा निकल जाएगा। अलग अलग म्यू होगा, जैसे जैसे ये वेरी करेगा साइन थीटा भी वेरी करेगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अब मैंने क्या किया, मुझे म्यू एज फंक्शन ऑफ एक्स पता है, तो मैंने उस पॉइंट पे साइन थीटा मुझे मिल गया एज फंक्शन ऑफ एक्स। वहां मुझे साइन थीटा मिल गया, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है उस पॉइंट पे साइन थीटा क्या है। अब मैंने उस साइन थीटा से निकाल लिया टेन थीटा,
तो मुझे पता चल गया जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है उस पॉइंट पे tan थीटा कितना है, और वो tan थीटा को मैंने इक्वेट कर दिया किससे, dy बाय dx से। तो ये छोटा सा टुकड़ा जो ग्राफ का है वो स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस ना dy बाय dx। उसके बाद मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है आराम से, और मेरा लोकस या जो भी इक्वेशन पूछा गया निकल जाता है। ठीक है।